तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट्स में चलने वाला लाइट रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। जो प्लांट्स के अंदर में लाइट रिएक्शन चलती है उसका टोटल मैकेनिज्म क्या है, हम उसको बात डिस्कस करने वाले हैं। लाइट रिएक्शन को समझने से पहले हमें एक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम या इसी को फोटो सिस्टम भी बोलते हैं या इसी को क्वांटाजोम भी बोलते हैं। पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम या क्वांटाजोम, इसको रिप्रेजेंट पीएस से करते हैं, फोटो सिस्टम इसका कॉमन नेम है। पिगमेंट सिस्टम बेसिकली एक पिगमेंट्स और प्रोटीन का क्लस्टर होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर में जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो कभी भी अकेले अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको फंक्शन करने के लिए एक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो पिगमेंट सिस्टम में क्या होता है, बड़े बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या जुड़े हुए रहते हैं, क्या एसोसिएटेड रहते हैं, बहुत सारे मल्टीपल पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स एसोसिएटेड रहते हैं इनसे। टोटल कितने पिगमेंट्स हो सकते हैं एक फोटो सिस्टम में? 250 से लेकर के 400 पिगमेंट्स तक यहाँ पर पाए जा सकते हैं और ये दोनों मिल करके क्या बनते हैं, एक फोटो सिस्टम, एक पिगमेंट सिस्टम। ये तो इसका कॉम्पोजिशन की बात हो गई। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, क्योंकि मेन कंपोनेंट तो पिगमेंट है, लाइट एब्जॉर्ब तो पिगमेंट को ही करनी है, तो पिगमेंट के बिहाफ पे जब हम बात करते हैं तो दो तरह के पिगमेंट हमें मिलते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप में ये प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर जो मेन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, जो मेन पार्ट होता है, मेन पिगमेंट होता है जो फोटो सिस्टम के लिए काम करता है। दूसरे होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC या फिर एंटीना मॉलिक्यूल्स, एंटीना पिगमेंट्स, एंटीने मॉलिक्यूल्स। इसको भी समझ लेते हैं। देखो रिएक्शन सेंटर क्या है, ये बना होता है एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से। एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है और ये जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन सेंटर, जो मेन रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, मेन रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, इस रिएक्शन सेंटर के आसपास बहुत सारे पिगमेंट्स ऐसे क्लस्टर होकर के रहते हैं और जितने भी पिगमेंट्स इसके आसपास ऐसे क्लस्टर होकर के रह रहे हैं ये सब मिलकर के बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। कौन से पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे मैनी क्लोरोफिल ए भी होंगे, बहुत सारे क्लोरोफिल बी भी होंगे, बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। चाहे जेंथोफिल की बात करें, चाहे बीटा कैरोटीन की बात करें, सब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। लेकिन जो एक सिंगल क्लोरोफिल ए होता है वो बीच में होता है और वही रिएक्शन सेंटर ए की तरह बिहेव करता है। अब काम कैसे करते हैं देखो, अगर लाइट मान लो मेन रिएक्शन सेंटर पे आकर के गिरती है तो ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। हर एक पिगमेंट जो फोटो सिस्टम में होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। मान लो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट गिरी तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहरी शेल इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्साइट हो जाता है। वो एक्साइट होने के बाद में हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है और हाई एनर्जी स्टेट में जाने के बाद उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को डोनेट कर दिया जाता है और यही मेन फंक्शन है फोटो सिस्टम का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? सिर्फ रिएक्शन सेंटर। मान लो कभी लाइट इस वाले पिगमेंट पे पड़ी जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पिगमेंट है, कोई दूसरा वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करता है λ2, तो ये भी एक्साइट होगा। लेकिन ये एक्साइट होकर के अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। ये क्या करता है, अपनी एनर्जी सामने वाले या आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है, दूसरे पिगमेंट्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और धीरे धीरे करता हुआ अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करेगा। तो रिएक्शन सेंटर के अलावा कोई सा भी पिगमेंट अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो किसको लाइट एनर्जी ट्रांसफर करेगा? रिएक्शन सेंटर को अल्टीमेटली। और रिएक्शन सेंटर ही वो पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जो कि मेन फंक्शन है लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ही मेजर रोल होता है। तो अब इसका काम क्या है भाई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? रिएक्शन सेंटर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का सिंपल सा काम है कि जो लाइट की रेंज है
लाइट की जो रेंज है जिसको फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस पर वो काम कर सकता है, उसको बढ़ाना। अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए ही होता, अगर सिर्फ रिएक्शन सेंटर होता, तो वो बहुत ही कम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर पा रहा था। लेकिन जो अलग अलग तरह के पिगमेंट इसके आसपास हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो एब्जॉर्प्शन रेंज होती है, जिस तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो रेंज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये हो गया एक रिएक्शन फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम का काम कैसे होता है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम के टाइप्स। फोटो लाइट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें फोटो सिस्टम के टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे। फोटो सिस्टम टोटल दो तरह का पाया जाता है, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक होता है फोटो सिस्टम 1। ये इनके डिस्कवरी ऑर्डर पे दिया गया है। पहले फोटो सिस्टम 1 को डिस्कवर किया गया था, उसका नाम इसीलिए 1 पड़ गया है, और 2 का नाम है इसीलिए वो बाद में डिस्कवर किया गया था तो 2 पड़ गया। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है रिएक्शन सेंटर की एब्जॉर्प्शन पीक पर। जो इसका रिएक्शन सेंटर है, मान लो ये इसका रिएक्शन सेंटर है, ये किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है? ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को, और ये किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। ये रिएक्शन सेंटर है, बस आरसी लिख भी लो या इसमें। और इसके आगे बगल वाले पिगमेंट्स तो सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते ही हैं, सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ही रहे होते हैं। ऐसे यहाँ पे भी केस होगा, मान लो, बस ऐसा बना लो। लेकिन रिएक्शन सेंटर क्योंकि ये 680 पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कई बार हम इसको P680 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको P700 से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब इनका एब्जॉर्प्शन पीक कहाँ पे है? 680 और 700 नैनोमीटर पे। लेकिन ये भी नहीं समझना है कि ये 680 पे ही एक्टिवेट होगा। जितनी भी हाई एनर्जी वेवलेंथ है, 680 से ज़्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ एंटीना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड कर सकता है, ये भी याद रखना है। तो इसकी जो एक्टिविटी दिखाई पड़ती है वो कहाँ तक दिखाई पड़ती है, कौन सी रेंज में दिखाई पड़ती है? 400 से लेकर के 680 नैनोमीटर में, ये इसकी रेंज दिखाई पड़ती है। जबकि अगर हम फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो इसकी एक्टिविटी दिखाई देती है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। मतलब हाई एनर्जी 400 वाली आएगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, 500 वाली आएगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये 400 से लेकर 700 एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये 400 से लेकर के 680 एब्जॉर्ब कर सकता है। इनकी एक्टिविटी रेंज भी हमें समझ में आनी चाहिए। ये तो इनके फंक्शन और बनावट में डिफरेंस, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। बाकी इनका जो पोजीशन होता है इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इन दोनों की जो पोजीशन होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, वो भी डिफरेंट होती है। फोटो सिस्टम 1 थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अलग जगह पाया जाता है, और फोटो सिस्टम 2 थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अलग जगह पाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि थैलेकॉइड 2 तरह के होते हैं, या इसको हटा ही दें हम। थैलेकॉइड आपने पढ़े होंगे 2 तरह के होते हैं। एक तो ग्रेना थैलेकॉइड, जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिल्डिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लदे हुए रहते हैं। ये तो ये ग्रेना हो गया पूरा, ये ग्रेना हो गया पूरा। और एक थैलेकॉइड जो ग्रेना का होता है उसको बोलते हैं ग्रेनल थैलेकॉइड, ग्रेनल थैलेकॉइड। जो बीच वाला है इसको बुलाते हैं स्ट्रोमा थैलेकॉइड, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा थैलेकॉइड। जो पिगमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। है ना? अब ध्यान से समझना, फोटो सिस्टम 1 और 2 कहाँ होते हैं। जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो अप्रीज्ड सरफेस पे, जो दोनों साइड से दबी हुई रहे, चाहे दोनों साइड से कवर्ड रहे, ऐसी सरफेस को बोलते हैं अप्रीज्ड सरफेस। तो फोटो सिस्टम 2 कहाँ पे देखने को मिलता है? जो दोनों साइड से दबी हुई रहे या फिर अप्रीज्ड रहे, उसको बोलते हैं अप्रीज्ड सरफेस, अप्रीज्ड साइड। जैसे कि ये वाली, ये देखो अप्रीज्ड है, दोनों साइड से दबी हुई 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 है। यहाँ पे भी है, दोनों साइड से दबी हुई है, ये भी है। ये फोटो सिस्टम 2 हो गए। फोटो सिस्टम 1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नॉन अप्रीज्ड सरफेस।
नॉन अप्रीज्ड सरफेस जो एक साइड से कवर्ड हो, एक साइड से ओपन होती है, सिर्फ एक साइड से कवर हो, जैसे ये वाली एक साइड से कवर है, दूसरी तरफ ओपन है, कवर ओपन 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 ओपन। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात एक और चीज़ नोटिस करना कि जो स्ट्रोमा थैलाकॉइड होता है वो पूरा का पूरा नॉन अप्रीज्ड होता है, क्योंकि वो तो भाई एक ही थैलाकॉइड होता है, सिंगल थैलाकॉइड, उसके ऊपर तो कोई बिल्डिंग बनती नहीं है, अरेंजमेंट कुछ होता नहीं है थैलाकॉइड्स का। तो स्ट्रोमा थैलाकॉइड पे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 देखने को मिलता है, फोटोसिस्टम 2 इस पे मिलता ही नहीं है। और जो ग्रेना थैलाकॉइड है यहाँ पर दोनों मिलते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी मिलता है प्लस फोटोसिस्टम 2 दोनों मिलते हैं, यहाँ पे 1 और 2 दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमें याद रखना है, पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम, क्योंकि जब हम इनका फंक्शन पढ़ते हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा फोटो सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड है। अब बात करते हैं कि फोटो सिस्टम 1 और 2 कैसे काम करते हैं और कैसे एटीपी बनाते हैं। भाई लाइट रिएक्शन का काम क्या है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होकर के क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे, NADPH2 बनाएंगे और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट भी बनाएंगे। लेकिन ये बनाएंगे कैसे, वही हमें समझना है, पूरा लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म। उसके लिए हमें पढ़ना होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो ये फंक्शन करते हैं उसी का नाम होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस, एडीपी से क्या बनाएंगे, एटीपी। और फोटो का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसी फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 1 और 2 का काम आएगा। देखो, फोटोफॉस्फोराइलेशन अब खुद भी दो तरह का होता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों होते से एक ही जैसे, एक को पढ़ लेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन ये फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहले बात करते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, साइक्लिक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है वो नॉन साइक्लिक फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नॉन साइक्लिक फॉर्म में होता है, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था वहाँ पे वापस आकर के उसी जगह पर उसी मॉलिक्यूल के पास वापस ना आए, तो ऐसा मूवमेंट क्या कहलाता है, नॉन साइक्लिक। सिंपल सी चीज़ है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले तो ये कंप्लीट कर लो, नॉन साइक्लिक। दूसरा, इसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के साथ में फोटो सिस्टम 2 का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। क्योंकि फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों चाहिए, तो ये कहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेना में देखने को मिल सकता है। भाई स्ट्रोमा के पास तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही है, तो वहाँ पे कैसे देखोगे, सिर्फ ये ग्रेना में ही देखने को मिलता है। अब चलता कैसे वो समझो। यहाँ पे पहले सारे सिस्टम बना लो, P680 ये उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, P700 ये उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दोनों के प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं। इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है थियोफाइटीन। ऐसे ही इसका भी एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है जिसको बोलते हैं FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये पूरा मिला करके बन जाता है फोटो सिस्टम 2 और ये 1। तो ये हो गया फोटो सिस्टम 2 और ये हो गया फोटो सिस्टम 1। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला बीच में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर एक सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास भेजते भेजते यहाँ से ले जाकर वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। पूरे को मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और लास्ट होता है प्लास्टोसाइरिन। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं तीनों। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको देगा, फिर इसको देगा। तो इस तरह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। 3 फॉर्म में हमें पढ़ना है। अभी चलता कैसे, देखो, लाइट सबसे पहले आएगी, यहाँ पे फॉल की। लाइट फॉल करने के बाद में
क्या ये एक्टिवेट हो जाएगा? बिल्कुल। इसका जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन था वो और दूर चला जाएगा, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, और ज़्यादा दूर शेल में जाने के बाद में उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ईजी हो जाता है, एक्सेप्टर को डोनेट करना ईजी हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट हो गया? थियोफाइटिन को। थियोफाइटिन ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन ने वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F, पूरी चेन है ये, एक के बाद पहुंचाते रहेंगे, और प्लास्टोसाइनिन ने फाइनली उसको दे दिया रिएक्शन सेंटर P700 को। अच्छा, लाइट अगर फोटो सिस्टम 2 पे पड़ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वेट करेगी फोटो सिस्टम 1 पे पड़ने का, इस पर भी पड़ेगी लाइट। जैसे इस पे लाइट पड़ रही थी तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? प्राइमरी एक्सेप्टर। इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है दैट इज FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये किसको रिड्यूस करेगा, किसको इलेक्ट्रॉन देगा? फेरोडॉक्सिन नाम के एक ट्रांसपोर्टर को, फेरोडॉक्सिन। ये जो फेरोडॉक्सिन है ये इलेक्ट्रॉन दे देता है एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल को जिसका नाम है NADP पॉजिटिव, और उससे ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। किसको इलेक्ट्रॉन दिया इसने? NADP पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रोटॉन्स भी ले लिए, और प्रोटॉन्स के साथ जुड़ के ये बना दिया NADPH2। क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? NADP पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास में NADP पॉजिटिव है ये क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। भाई क्या ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चला था P680 से, वो फाइनली किसके पास चला गया? NADP पॉजिटिव के पास, घूम के वापस तो आ नहीं रहा। तो ऐसे तो P60 के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, लगातार इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करते जाएंगे। तो इसको कंटिन्यूअसली चलाने के लिए लाइट फोटो सिस्टम 2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ रहता है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या इसी का नाम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसका काम होता है फोटोलिसिस करना वाटर का, मतलब लाइट की प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक करना, फोटोलिसिस ऑफ H2O। फोटोलिसिस ऑफ H2O में लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है और इसको ब्रेक करके क्या बना देता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, गैस है, और यही ऑक्सीजन हमें प्लांट फोटोसिंथेसिस में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। कहाँ से आ रही है ये ऑक्सीजन? वाटर से। ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन जितनी भी निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आती है, CO2 से नहीं आती, वो यहाँ पे आती है। अच्छा, प्रोटॉन का क्या होगा वो अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको डोनेट कर दिए जाते हैं? P680 को, और यहाँ से P680 को इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये वापस से ये रिएक्शन परफॉर्म कराएगा। जैसे कि हमारा NADP पॉजिटिव क्या था? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसी तरह से वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनर भी होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाओगे जब तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फाइनल NADP पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन डोनर है स्टार्टिंग वाला H2O। इस तरह से पूरी रिएक्शन चल रही होती है। याद रखेंगे कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को काम करने के लिए ज़रूरत होती है कुछ मेटेलिक आयंस की, या फिर कुछ आयनिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैंगनीज की ज़रूरत होती है, क्लोराइड की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इन सब की ज़रूरत इसको पड़ती है काम करने के लिए। तो कई बार डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स भी ये पूछ लेते हैं। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, NADPH2 बनता रहेगा, ऑक्सीजन बनता रहेगा। पर ATP कहाँ बनेगा? भाई हमने तो स्टार्ट किया था फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से, ATP बनाने के नाम से। हमें ऑक्सीजन मिल गया, चलो एक प्रोडक्ट मिल गया, हमें NADPH2 मिल गया, दूसरा प्रोडक्ट भी मिल गया, पर जो मेन प्रोडक्ट था ATP वो तो बना ही नहीं। वो एक्चुअल में बनता है यहाँ पे ADP से ATP। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और उसी इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP में। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पूरा एक टॉपिक है, लेकिन ये यहीं पर ATP का सिंथेसिस होता है। तो तीसरा प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का ATP वो यहाँ पे बन रहा है। ATP बन गया, NADPH2 बन गया, और वाटर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन बना लिया। ये हो गया एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
अच्छा, हमने इसको ये पर्टिकुलर शेप में क्यों बनाया है? भाई हमने किसी मॉलिक्यूल को नीचे रखा है, किसी को ऊपर रखा है, किसी को उसके नीचे रखा है, बिल्कुल सीक्वेंस में रखा है। तो क्या ये ऐसे ही थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं या फिर इसका कुछ और मतलब है इनको पोजीशन करने का? तो ध्यान से समझ लेना कि ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है, ये सब लोग साथ में ही प्रेजेंट रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के बाद ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो हमने इसको इस पर्टिकुलर शेप में क्यों बनाया है? इसका रीजन है रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। हम इस ग्राफ की मदद से, हम इस डायग्राम की मदद से ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों हो रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव करते टाइम एटीपी सिंथेसाइज क्यों हो पा रहा है। क्योंकि हमने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये एक स्केल के बेसिस पे है, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे। अब रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल क्या होता है बेटा? रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पोटेंशियल। भाई रिडॉक्स का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से बात आती है। मान लो हमारे पास में ए मॉलिक्यूल है, बी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसको जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने आप यहां से ए के से बी जा रहा है तो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा बी का। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा, इसको ऑक्सीडेशन की टर्म्स में भी बोल सकते हो। कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन छोड़ कौन रहा है? ए। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है, और इसका ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल कम है। ये भी तो बोल सकते हो। तो जो एनसीईआरटी ने यूज किया है वो रिडॉक्स पोटेंशियल के तौर पे किसको यूज किया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आएगा। तो यहां पे हम बना लेते हैं रिडॉक्स स्केल। ये एक रिडॉक्स स्केल, मतलब ऊपर जाते हुए रिडॉक्स स्केल बढ़ेगा। जो ऊपर है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है। और नीचे जाने पे रिडॉक्स पोटेंशियल घटेगा, उसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करेगा। अब रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा किसका है? अगर हम P680 और प्राइमरी एक्सेप्टर की बात करें तो रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा किसका है? प्राइमरी एक्सेप्टर का। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या ये ट्रांसफर अलोंग द ग्रेडियंट है या अगेंस्ट द ग्रेडियंट है? भाई रिडॉक्स पोटेंशियल तो ये बोल रहा है कि हायर टू लोअर जाना चाहिए। जैसे अगर आप हायर किसी जमीन पे खड़े हैं, किसी पहाड़ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बॉल पड़ी है, तो ग्रेडियंट किस तरफ है? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। लेकिन अगर आप उल्टा डायरेक्शन में बॉल को फेंकने चाहो नीचे से ऊपर की तरफ, तो एनर्जी क्या होगी? लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप अलोंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हो। तो रिडॉक्स ग्रेडियंट भी सेम है, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेडियंट था, लेकिन हम उल्टी डायरेक्शन में इसको एनर्जी को भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये मूवमेंट होता है अपहिल या फिर अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अपहिल मूवमेंट में हमेशा एनर्जी लगती है, तो यहाँ पे एनर्जी लग रही है फोटोन की फॉर्म में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है। अलोंग द ग्रेडियंट मूव कर रहा है या अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कर रहा है? अलोंग द ग्रेडियंट, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे फिर से यही समझो, बॉल को तुमने यहाँ से फेंक दिया तो अपने आप जाएगी, आपको लेके जाना पड़ेगा, अपने आप जाएगी। तो जब भी अलोंग द ग्रेडियंट, अलोंग द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल जाएगा तो एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एटीपी के फॉर्म में। फिर से एक बार, दूसरी बार जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होता है तो कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? अपहिल। जबकि ये वाला ट्रांसपोर्ट बोलते हैं डाउन हिल। डाउन हिल में एनर्जी निकलती है, अपहिल में एनर्जी लगती है। लग कहाँ रही है? यहाँ पे लाइट की फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ पे
रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे हमने चीज़ें दी हैं, इसीलिए हमने इसको ऊपर और नीचे बनाया है बेस्ड ऑन रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसा है, पहले अपहिल फिर डाउनहिल फिर अपहिल, तो दोनों तरह का दिखाई देता है, अपहिल डाउनहिल अपहिल। तो ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत ईजी है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने नॉन साइक्लिक समझ लिया, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट ये तुरंत समझ में आ जाएगा। ये तब दिखाई पड़ता है हमको, ये हमको तब चलता हुआ दिखाई पड़ता है जब ओनली फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेटेड हो। यहाँ पर एक ही फोटो सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अगर फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेटेड है तो ये कहाँ पे चल सकता है, ये पहला तो स्ट्रोमा में चलता है, स्ट्रोमा थैलेकॉइड में। स्ट्रोमा थैलेकॉइड में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही हो सकता है, क्योंकि स्ट्रोमा थैलेकॉइड के पास फोटो सिस्टम 2 होता ही नहीं है। दूसरा एक और कंडीशन है जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑपरेट करता है, जब हमारे पास में लाइट जो है वो 680 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की अवेलेबल हो, 680 से 700 नैनोमीटर के बीच की अवेलेबल हो, तो ग्रेना थैलेकॉइड भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करने लग जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है फोटो सिस्टम 2 को काम करने के लिए 400 से लेकर 680 नैनोमीटर तक चाहिए होती है एनर्जी, उसके ऊपर वो काम नहीं करता। तो इस रेंज में ये जो 20 नैनोमीटर का रेंज है, इसमें कौन एक्टिवेट होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1। तो अगर हमारे पास ऐसी लाइट है जो 680 से तो ज़्यादा है बट 700 से थोड़ी सी कम है, तो उस टाइम पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा होता है। तो पूरा क्लोरोप्लास्ट, चाहे वो ग्रेना थैलेकॉइड हो, स्ट्रोमा थैलेकॉइड हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर सकता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब होता क्या है, फोटो सिस्टम 1 है, उसका रिएक्शन सेंटर P700 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसका प्राइमरी एक्सेप्टर FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और ये है फोटो सिस्टम 1। लाइट आकर के इस पर गिरती है, लाइट जैसे ही इस पर आकर के गिरेगी इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, FRS के पास में जाएगा, FRS से होता हुआ वो जाएगा किसके पास, फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन इसको ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे प्लास्टोक्विनोन था, बिल्कुल था। प्लास्टोक्विनोन के बाद में क्या था, साइटोक्रोम B6F था, बिल्कुल था। प्लास्टोसाइनिन था और वहाँ से वापस आ गया। तो ये जो तीनों है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन जो गया यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन गया, 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 तो वापस ये इस तरह से कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, वो कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि वो कहीं भी बाहर ही नहीं जा रहा, बस साइक्लिक फॉर्म में घूम रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, होगा ही नहीं, वो तो घूमता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर नहीं है, तो यहाँ पे NADPH2 बन ही नहीं सकता। यहाँ पे H2O की कोई ज़रूरत नहीं, जब H2O की ज़रूरत नहीं है तो O2 भी नहीं बनता, ऑक्सीजन भी इसमें नहीं बनता। तो बनता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ATP। जब ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा तो ATP बनेगा। ये वाला अपहिल ट्रांसपोर्ट है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और ये वाला हमारा डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है अलोंग द ग्रेडियंट, और अलोंग द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होने पे ATP सिंथेसाइज होता रहेगा। तो खाली एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे लाइट रिएक्शन का, उसका नाम है ATP बस। और उसके अलावा ना तो NADPH2 बनेगा, ना ऑक्सीजन बनेगा, ना वाटर का फोटोलिसिस ही यहाँ पे होने वाला है। ये हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, ये तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ATP बन रहा है। लेकिन साइंटिस्ट को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन के सिर्फ मूवमेंट से, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और उसके मूवमेंट से ATP का सिंथेसाइज कैसे हो रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं ATP सिंथेसिस से, ये समझाना है हमें। तो इसको समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको पीटर मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। किसको समझाएंगे वो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, या फिर हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज लिंक्ड टू
एटीपी सिंथेसिस, कैसे उसकी मदद से एटीपी सिंथेसाइज हो पा रहा है, इसको समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है केमी-ऑस्मोटिक या केमी-ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, जिसको पीटर मिशेल ने दिया था, तो इन्होंने ये समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी मदद से हम एक ग्रेडियंट बनाते हैं। डायरेक्ट एटीपी नहीं बनाएंगे, इनडायरेक्ट एटीपी बनाएंगे। पहले हम एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, और उस ग्रेडियंट को ब्रेक करके एटीपी बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस, जहाँ पे हमें पहले एक ग्रेडियंट बनाना होता है, डायरेक्ट हम एटीपी नहीं बनाते। इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। अच्छा, ये इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस के पहले हमें ग्रेडियंट का मतलब पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट मतलब दो साइड पे अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है आपको, किसी भी एक दो साइड पे अगर आपको कंसंट्रेशन डिफरेंस दिखाई दे तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डैम। मान लो ये एक डैम है, यहाँ पर एक साइड पे पानी भरा हुआ है, वाटर, यहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या एक ग्रेडियंट है, बिल्कुल यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ग्रेडियंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में एक ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। तो जब भी एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन, एक तरफ कम कंसंट्रेशन और उनके बीच में एक सेपरेशन है, तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट का बनना। यहाँ पर जो ग्रेडियंट बनने वाला है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब प्रोटॉन का ग्रेडियंट। कहाँ पे बनता है ये ग्रेडियंट? थैलेकॉइड के अंदर। मान लो ये एक थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के अंदर में प्रोटॉन को एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है, भर भर के इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को कहाँ पे? थैलेकॉइड के अंदर। बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज़्यादा है, और बीच में थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो क्या ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? किस डायरेक्शन में? अंदर से बाहर की तरफ। इस ग्रेडियंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी है और केमिकल कंसंट्रेशन भी है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट। अच्छा, जब भी ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूवमेंट होता है, पानी का मूवमेंट जब भी ऐसा होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं डैम के अंदर। ऐसा इसीलिए कर पाते हैं कि जब भी अलॉन्ग द ग्रेडियंट मूवमेंट होगा, जिस तरफ ग्रेडियंट का डायरेक्शन अगर उसी में मूवमेंट होता है तो एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हम ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ग्रेडियंट ब्रेक होगा, तो हम एटीपी सिंथेसाइज कर पाएंगे। अब केमी ऑस्मोसिस में कैसे बनता है ग्रेडियंट, कैसे बनता है ग्रेडियंट, कैसे टूटता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। तो पीटर मिशेल ने बताया कि भाई पहले तो एक थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स जुड़े होते हैं। इस मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स जुड़े होते हैं, जिसको हम यहाँ पे बड़ा करके बना लेते हैं। मान लो ये है, ये पूरा एक थैलेकॉइड है, इसको हम इस तरफ से बड़ा बना रहे हैं क्योंकि इस तरफ हमें कॉम्प्लेक्स दिखाने हैं। ये पूरा थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ये सिंगल, ये लिपिड की बाइलेयर है यहाँ पे। ठीक है, ये थैलेकॉइड के अंदर का स्पेस है, ल्यूमन है जो थैलेकॉइड के अंदर जगह होती है, और ये स्ट्रोमा है, थैलेकॉइड के बाहर जो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हैं, फोटोसिस्टम 2, इधर फोटोसिस्टम, थोड़ा बाहर बना देते हैं, फोटोसिस्टम 1, तो ये फोटोसिस्टम 1 हो गया, ये फोटोसिस्टम 2 हो गया, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F। ये कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6F। तो 3 कॉम्प्लेक्स हो गए, फोटो सिस्टम 1, 2 और साइटोक्रोम B6F। ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में मूव करना हो तो वो कैसे मूव करेगा? वो मूव करता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू। 2 तरह के मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे मिलते हैं। पहला मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्लास्टोक्विनोन, जो कि स्ट्रोमा की तरफ लोकेटेड रहता है। नॉन पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो जो प्लास्टोक्विनोन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड टूवर्ड्स स्ट्रोमा। और ये किसकी तरह बिहेव करता है? नॉन पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। नॉन पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह ये बिहेव कर रहा होता है। दूसरा एक और मोबाइल कैरियर होता है जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। लेकिन प्लास्टोसाइनिन पोलर मोबाइल कैरियर है। देखो ये बाहर है मेम्ब्रेन के, तो ये पोलर नेचर का इसीलिए बाहर प्रेजेंट है। तो ये भी मोबाइल कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा। कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन, ये कॉपर होता है इसके अंदर में, इसका नाम होता है टोटल प्लास्टोसाइनिन। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है लेकिन पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कैसा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है? पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है P680 रिएक्शन सेंटर। इसके ऊपर में लाइट आई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन। ये जो फियोफाइटिन है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है PQ को। अच्छा, PQ की एक और खास बात है कि PQ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, हाइड्रोजन एटम कैरियर है। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर ही नहीं सकता, ये हाइड्रोजन को कैरी करेगा। अब हाइड्रोजन को कैरी करने के लिए क्या चाहिए? इसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो मिल ही गया। अगर इसको प्रोटॉन भी मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये PQ जो है वो स्ट्रोमा की तरफ लोकेटेड है और हाइड्रोजन एटम कैरियर है, ना कि प्रोटॉन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन तो इसको यहाँ से मिल ही गया। इलेक्ट्रॉन के साथ में ये प्रोटॉन यहाँ से उठा लेता है और प्रोटॉन उठा करके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? PQH2 प्लास्टोक्विनोल में। अभी प्लास्टोक्विनोन था, अब ये प्लास्टोक्विनोल बन गया। प्लास्टोक्विनोल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है साइटोक्रोम B6F को। और उसी टाइम पे जो प्रोटॉन्स हैं उसको कहाँ भेज देता है? प्रोटॉन्स जो है उसको भेज देता है, 2-2 कर लो, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन्स कहाँ पे भेज देता है? अंदर की साइड। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भेज दिया? साइटोक्रोम B6F को, और वापस से चला गया प्लास्टोक्विनोन की फॉर्म में। इसी तरह से ही चलता रहेगा। इस तरह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मेम्ब्रेन के अंदर ही घूमता रहेगा। जो साइटोक्रोम B6F है वो किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लास्टोसाइनिन को। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, लेकिन पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा रिएक्शन सेंटर P700। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसके ऊपर भी लाइट आकर के फॉल कर रही थी। लाइट फॉल करने पर ये जाएगा FRS को भेज देगा। फेरोडॉक्सिन है रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरोडॉक्सिन से फेरोडॉक्सिन के पास चला जाएगा। और यहाँ पर एक एंजाइम एसोसिएटेड होता है जिसका नाम होता है FNR। ये मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा होता है FNR, फ्लेविन NADP रिडक्टेज। इस FNR एंजाइम के प्रेजेंस में जो फेरोडॉक्सिन है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? NADP पॉजिटिव को, और कन्वर्ट कर देता है NADPH2 में। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाते हैं और 2 प्रोटॉन यहाँ से लेके ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है इसको नए इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। नए इलेक्ट्रॉन कौन देता है? ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होता है और
ल्यूमन साइड में प्रेजेंट होता है, अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। ये एक्टिवेट होकर के क्या बना रहा है, वाटर का फोटो स्प्लिटिंग कर रहा है, वाटर का फोटोलिसिस कर रहा है। 2 प्रोटॉन, हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो ये इसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, गैस है। ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से केमियोस्मोसिस इस तरह से चल रहा होता है। अब समझते हैं ग्रेडियंट कैसे बनेगा। हमें ग्रेडियंट का मतलब प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ाना है। तो 3 जगह पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर ध्यान से देखो तो। पहली जो जगह है जहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो वाटर स्प्लिटिंग की वजह से। वाटर स्प्लिट हो रहा है, प्रोटॉन यहाँ पे ट्रैप हो जा रहे हैं, प्रोटॉन्स बाहर जा नहीं पा रहे, तो प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फंस जा रहे हैं। तो पहली जगह है जहाँ पे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा है ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये एक पंप की तरह काम कर रहा है। क्या ये पंप की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल। कैसे? देखो, प्लास्टोक्विनोन जो है वो पहली बात तो स्ट्रोमा की तरफ लोकेटेड है, उसका जो लोकेशन है वो स्ट्रोमा की तरफ है, और वो हाइड्रोजन एटम कैरियर है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन को कभी कैरी नहीं कर सकता, उसको इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी चाहिए। जब वो प्रोटॉन को कैरी करता है तो इलेक्ट्रॉन तो वो साइटोक्रोम B6F को दे देता है, लेकिन प्रोटॉन कहाँ भेज देता है? अंदर की साइड में। जो साइटोक्रोम B6F है वो प्रोटॉन अंदर भेज देता है। इसीलिए साइटोक्रोम B6F किसकी तरह काम कर रहा होता है? पंप की तरह। यहाँ से इधर मूव करा रहा है, पंप की तरह काम कर रहा है। तो क्या इसकी वजह से भी ग्रेडियंट बनेगा? बिल्कुल भाई, इसकी वजह से भी तो ग्रेडियंट बनेगा ना। ये पंपिंग एक्टिविटी जो साइटोक्रोम B6F है इसकी वजह से भी बन रहा है। तीसरा ग्रेडियंट बनने का एक और कारण है कि जो ऊपर वाला स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स हैं वो कम हो रहे हैं। भाई ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस। अब डिफरेंस 2 तरह से बना सकते हो, या तो अंदर अपना प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, या तो बाहर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो। तो यहाँ पर देखो, बाहर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि जितने फ्री का प्रोटॉन्स थे वो फिक्स होकर के NADPH2 की फॉर्म में जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो बाहर प्रोटॉन है वो कम हो रहे हैं। तो क्या ये भी ग्रेडियंट बन रहा है? ये प्रोटॉन बढ़ा रहा है, यहाँ भी बढ़ा रहा है, और यहाँ पे प्रोटॉन कम हो रहा है बाहर की साइड। तो इन तीनों वजह से हमारा ग्रेडियंट बनता हुआ चला जाता है। अब ये तो पहला पार्ट हो गया कि भाई ग्रेडियंट बन गया। अब ग्रेडियंट टूटेगा कैसे, और ग्रेडियंट तोड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी वो कैसे निकलेगी? क्योंकि प्रोटॉन तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन pH घट रहा है। यहाँ पे लगातार pH क्या हो रहा है बेटा? घटता जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट किस तरफ है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अंदर से बाहर की तरफ है, इस तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। इसको तोड़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है CF नॉड CF1। इसके 2 पार्ट होते हैं, CF नॉड और CF1। ये जो CF नॉड है ये कैसा पार्ट है? ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है, मतलब मेम्ब्रेन को आर पार करके वो रखा हुआ है। ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट मतलब ये मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड प्रोटॉन को ट्रांसफर कराता है। प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे कराएगा? अलोंग द ग्रेडियंट, ऐसे इधर प्रोटॉन अंदर से बाहर, प्रोटॉन अंदर से बाहर। जब ये प्रोटॉन को ऐसे ट्रांसफर कराता है तो ये मूव करता है, जिसकी वजह से CF1 जो कि ATP सिंथेज की तरह काम करता है। जो CF1 है वो क्या है बेटा? ATP सिंथेज, मतलब ये एक्टिवेट होगा तो ATP बनाएगा। प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से ATP सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है, और ATP सिंथेज एक्टिवेट होने के बाद बहुत सारा ADP से ATP बनता है। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है तो इस तरह से हमारा CF1 एक्टिवेट हो जाता है और ATP सिंथेसिस में मदद कर रहा होता है। ये पूरा स्टेप है जिसको बोलते हैं केमिओस्मोसिस। अब केमिओस्मोसिस सिर्फ फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करता है। केमिओस्मोसिस जब हम रेस्पिरेशन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी केमिओस्मोसिस का काम आता है। वहाँ पे भी ऐसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट टूटता है, टूटने पर एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ATP की फॉर्म में। तो केमिओस्मोसिस कहीं पर भी हो रहा हो, चाहे फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोप्लास्ट में हो रहा हो या फिर रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में। किन किन चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती है? पहला तो प्रोटॉन पंप। एक तो प्रोटॉन पंप होना चाहिए जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा। भाई प्रोटॉन पंप क्या बनाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होगा, जो प्रोटॉन पंप है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा। ग्रेडियंट बनने की वजह से एक मेम्ब्रेन होना चाहिए जो इनको सेपरेट करेगी। भाई एक मेम्ब्रेन के आर
इस तरफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा और उस तरफ कम, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होगा वो किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा। और लास्ट होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए जो कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेस चाहिए ये। तो अगर ये सारी चीज़ें कहीं पर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे केमियोस्मोसिस ऑपरेट करेगा। तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चारों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसका साइट बदल जाएगा, उनका नाम बदल जाता है थोड़ा थोड़ा, पर मिलती ये सारी चीज़ें ही हैं। अगर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा होता तो क्या होता, तो उस टाइम पे फेरोडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको भेज देता, वापस से प्लास्टोक्विनोन को। फिर से ये रिएक्शन चलती, बस इसमें फोटोसिस्टम 1 काम नहीं करता, सॉरी 2 काम नहीं करता, 1 और ये काम करता बस, तो भी इलेक्ट्रॉन सिंथेसाइज होता, एटीपी सिंथेसाइज हो रहा होता। तो लाइट रिएक्शन जब पढ़ने के बाद में हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट मिले हमें एटीपी की फॉर्म में, NADPH2 की फॉर्म में, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बाहर निकल ही गया है। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे काम के हैं। ये दोनों प्रोडक्ट आगे चल करके डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज में यूज़ होने वाले, इसलिए हम आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्क रिएक्शन की बात फिर करेंगे।